आइसोट्रोपी बेसिकली स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है हर तरफ, ठीक होगी बात, मतलब आप लोग जहाँ स्फेरिकल मतलब हर तरफ आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम है। लेकिन ये जो फैक्टर है ये क्या है, मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, वो भी हम लोग अभी इस एग्जांपल में समझते हैं। आप देखो ये क्या है, आपके पास विनाइलिक प्रोटॉन्स है ना, ये जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी वैल्यू इतनी डाउन फील्ड क्यों जा रही होती है। एक बताया कि ये आपके पास जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से ये मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो यहाँ पे रहती है, तो ये वाले जो हैं वो थोड़े से डी शील्ड हो जाते हैं। और दूसरा फैक्टर था इसका मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी का। बेटा अब अगर आप लोग देखो ना, तो ये आप लोग चेक करो कि ये पाई बॉन्ड्स, ये जो मैंने सर्कल शो किया ना, ये एक सिंगल बॉन्ड मैंने शो कर दिया कार्बन कार्बन के दरमियान में, और ये जो सर्कल है ये क्या है, पाई बॉन्ड्स का है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड्स सर्कुलेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब जब भी चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है, ठीक है, पाई बॉन्ड्स क्या हुए, पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स हुए, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। चार्ज पार्टिकल्स जब भी मूव करते हैं तो वो क्या जनरेट करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक होगी बात। ये BIN जो है ये क्या है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और बेटा देखो इन इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलर मोशन से यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं बेसिकली। ये जो आप लोगों को ये सर्कल नजर आ रहा है ना बेटा, ये क्या होते हैं, और ये एक नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक शो किया हुआ है, काफी होंगे इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ से निकलती हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऊपर जा रही हैं, ठीक होगी बात, और ये अंदर जो है वो इस तरह से आएंगी, ठीक है, ऐसे। तो इनकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलती हैं इस डायरेक्शन से, और ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है, सही है, ये बात क्लियर होगी। तो ये जो इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम BIN से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पे हमारे पास B0 होता है हमेशा, ये इस अप फील्ड में हम लोग B0 को रिप्रेजेंट कर रहे थे। B0 क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आप लोग आओ तो ये देखो इस तरफ तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, B0 की डायरेक्शन हमारे पास ये है। इस अंदर की तरफ तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इस B0 को अपोज कर रही है। लेकिन जहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, ये देखो प्रोटॉन्स तो बाहर की तरफ है ना, ये विनाइलिक प्रोटॉन्स तो बाहर की तरफ है ना, यहाँ पे देखो तो ये क्या कर रही है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। बेटा सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, और आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपवर्ड है, जबकि जो आपके ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड है। और एज अ रिजल्ट ये अपवर्ड क्या करेगा, आपके ये अपवर्ड क्या करेगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो बढ़ा देगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि इस पर बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इन प्रोटॉन्स पे, ठीक है, बी इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा। बी इफेक्टिव जब भी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपके प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डी शील्ड हो जाएंगे, ठीक है, डी शील्ड हो जाएंगे आपके प्रोटॉन्स, और वो डाउन फील्ड चले जाएंगे। वो डाउन फील्ड जाएंगे तो उनकी आपके पास ये आप चेक करोगे कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब भी आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो ये है, जिसकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये सारी हैं, ठीक है, जब भी आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ हो, मतलब उसको सपोर्ट करिए। अब ये भी अपवर्ड है और ये भी अपवर्ड है, मतलब आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में आपके प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डी शील्ड हो जाएंगे, ठीक है। जब भी वो
آپ کے انڈیوس میگنیٹک فیلڈ آپ کے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو سپورٹ کریں گے تو آپ کے پروٹونز ڈی شیلڈ ہو جائیں گے. جب بھی ڈی شیلڈ ہوں گے تو وہ آپ کو ڈاؤن فیلڈ ریجن میں ریزونیٹ کرتے دکھائی دیں گے. بات کلیئر ہوگی. اس وجہ سے آپ کے میگنیٹک پروٹونز جو ہیں وہ اتنے ڈاؤن فیلڈ چل جاتے ہیں, ایک تو ہائبریڈائزیشن کی وجہ سے اور ایک آپ کے میگنیٹک انائسوٹروپی کی وجہ سے. کہ نان یونیفارم میں نے کیوں کہا, کیونکہ اندر کی طرف آپ دیکھو یہ سپورٹ کر رہا ہے, اندر کی طرف یہ اپوز کر رہا ہے, سوری دیکھو اندر کی طرف یہ اپوز کر رہا ہے. انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ آپ کا ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو کیا کر رہا ہے, اپوز کر رہا ہے, کیونکہ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اوپر جا رہی ہے جبکہ انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ نیچے کی طرف آ رہی ہے. اور یہاں پہ آپ لوگ باہر دیکھو گے تو یہ انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ آپ کے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو نان یونیفارم ڈسٹریبیوشن آف میگنیٹک فیلڈ ہو گئی نا, اندر کی طرف اپوزیشن اور باہر کی طرف کیا ہو رہا ہے, سپورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے, نان یونیفارم ڈسٹریبیوشن آف میگنیٹک فیلڈ. اور یہ چیز کیا کرتی ہے, آپ کی کیمیکل شفٹ کی ویلیو کو افیکٹ کرتی ہے. اب آپ لوگ یہاں پہ آ جاؤ تو یہ کیا ہے, یہ میں نے الکائن لیا بیٹا. ٹھیک ہے, یہ ایسیٹائلین آپ لوگ اسے کہہ لو. ٹھیک ہے, ایسیٹائلین کہہ دو. اور یہ والے پروٹونز کون سے ہو گئے ہمارے پاس, ایسیٹائلینک پروٹونز ہو گئے. فرسٹ والا کیس ہم لوگوں نے پڑھا وینائلک پروٹونز کا, اور یہ والے ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں, ایسیٹائلینک پروٹونز. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ چیک کرو کہ یہ ہمارے پاس کون سے ہو گئے, ایس پی ہائبریڈائزڈ کاربن ہے, اور اس کے ساتھ جو پروٹونز جڑے ہیں ان کو زیادہ ڈی شیلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ایس کیریکٹر زیادہ ہے, ایس کیریکٹر زیادہ مطلب یہ زیادہ الیکٹرونیگیٹو ہے, تو اس کو کیا ہونا چاہیے, زیادہ ڈی شیلڈ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو ایک ان یوزول قسم کا شیلڈنگ افیکٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ چیک کرو کہ اس کی کیمیکل یہ اب ایس کیریکٹر زیادہ الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو ڈی شیلڈنگ زیادہ ہونی چاہیے, تو اس کا کیمیکل شفٹ کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو وینائلک پروٹونز. لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کے پروٹونز کی ہمارے پاس کیمیکل شفٹ کی ویلیو جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو وینائلک پروٹونز کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. مطلب یہ تو شیلڈڈ پروٹونز مطلب ہو گئی, یہ تو ہمیں شیلڈنگ شو کر رہے ہیں کہ 2 سے 2.5 ppm کے درمیان. اب یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, آلدو یہ ایس پی ہائبریڈائزڈ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک میگنیٹک اینڈ آئسوٹروپک کا فیکٹر بھی تو اس میں انوالو ہے. اب آپ لوگ چیک کرو تو اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہوتا ہے اس کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ چیک کرو, یہ ایک سی سنگل بانڈ سی میں نے شو کر دیا, اور یہ 2 ڈبل بانڈس کو میں نے کچھ یہ سرکولر قسم کی شیپ سے میں نے شو کیا. ٹھیک ہے, یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا, 2 ڈبل بانڈ ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ یہاں پہ جو ہے وہ پائر بانڈنگ کی جو ہے وہ سرکولیشن ہوگی. ٹھیک ہے, سرکولیشن ہوگی تو کیا ہوگا, میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا, تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے, اب وہ یہ جو انڈیوسڈ جو میگنیٹک فیلڈ ہے یہ بیسیکلی کیا ہے, میگنیٹک لائن آف فورسز ہیں. ٹھیک ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, میگنیٹک لائن آف فورسز. ٹھیک ہے, تو ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, یہ کیا ہے, انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ ہے, جو کس چیز سے انڈیوس ہوا, جو اس بائی الیکٹرانس کی سرکولیشن سے انڈیوس ہوا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ دیکھو, میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ یہاں سے نکلتی ہیں, یہ انڈیوس لائن آف فورسز یہاں سے نکلتی ہیں اور یہ اوپر کی طرف جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہاں سے دوبارہ یہ نیچے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ یہاں سے نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اوپر جا رہی ہیں, اور یہ اوپر, اور یہ پھر دوبارہ واپس اندر کی طرف آ رہی ہیں. صحیح ہوگی بات. اب آپ لوگ چیک کرو کہ آپ کے پروٹونز کہاں پہ ہیں. آپ کے پروٹونز جہاں پہ لائے کر رہے ہیں وہاں پہ یہ انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ کیا ہے, نیچے کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جس ریجن میں لائے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو ایسے ایرو سے ڈاؤن فیلڈ شو کر دیں, جبکہ آپ لوگ جب ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ دیکھتے ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے, اوپر کی طرف آپ لوگ شو کر رہے ہوتے ہو. تو یہاں پہ دیکھو کہ آپ کا انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ آپ کے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کو کیا کر رہا ہے, اپوز کر رہا ہے. بیٹا جب بھی وہ اپوز کرے, ٹھیک ہے, جب بھی وہ اپوز کرے تو اس کیس میں کیا ہوتی ہے, شیلڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کیس میں شیلڈنگ ہوتی ہے, کیوں, اور اس پہ اس کا بی ایفیکٹو بیسیکلی کم ہو جاتا ہے.
बी इफेक्टिव कम होने का मतलब उस पर आपके मैग्नेटिक फील्ड का असर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर जब कम हुआ तो बी इफेक्टिव जो है वो कम हो गया। बी इफेक्टिव कम होगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि शील्डिंग होगी। शील्डिंग हुई तो आपका प्रोटॉन जो है वो अप फील्ड रीजन में रेजोनेट करेगा और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी का फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग आ जाओ एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स पे। ठीक है, अब आप लोग चेक करो कि एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स हमारे पास 9 to 10 ppm शो कर रहे होते हैं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, और ये इंतहाई डाउन फील्ड है। ठीक है, अब ये इतने डाउन फील्ड क्यों हो रहे हैं देखते हैं। अब आप लोग देखो यहाँ पे सी एक सिंगल बॉन्ड मैंने शो कर दिया, और ये डबल बॉन्ड की सर्कुलेशन को मैंने कुछ ये सर्कल में शो में कर देती हूँ कि ये आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहे हैं और इस वाले प्रोटॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है हमारे पास। ठीक हो गई बात। अब एक फैक्टर तो क्या हो गया हमारे पास कि मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी का हो गया बेटा। ठीक है, आप लोग देखो तो ये आपका प्रोटॉन, इसकी सर्कुलेशन से ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हुआ। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों के पास इंड्यूस हुआ तो आप लोग देखो यहाँ से निकल के ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं और आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी ये अपवर्ड है। तो ये प्रोटॉन देखो, ये प्रोटॉन जिस रीजन में लाई कर है वहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर की तरफ जा रही हैं, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देती हैं, इस इफेक्ट को क्या कर देती हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और इस पर बी इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये जो आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सपोर्ट कर रहा है। जब भी सपोर्ट करता है तो क्या होती है, डी शील्डिंग होती है। बस इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक होगी बात, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जब भी आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे और दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके प्रोटॉन्स क्या करते हैं, डी शील्ड हो जाते हैं। लेकिन डी शील्डिंग के केस में तो हमारे पास आप लोग देखो विनाइलिक प्रोटॉन्स के केस में तो इतनी डी शील्डिंग नहीं हुई थी, वो तो 5.2 तक की थी वैल्यू। तो ये इतनी 9 to 10 ppm क्यों जा रही है। यहाँ पे देखो बेटा आप लोगों के पास ये -I ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, ये C के साथ, इस प्रोटॉन के साथ, जिस कार्बन के साथ आपका प्रोटॉन डायरेक्टली अटैच है वो कार्बन आगे मजीद क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ अटैच है, जो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भी अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और ये काफ़ी डी शील्ड हो जाएगा। इसकी इतनी डी शील्डिंग की वजह से ये इतना डाउन फील्ड चला गया है कि इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमें 9 to 10 ppm पर मिलती है। ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, एक -I इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व है और एक मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी का इफेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक होगी बात, इसलिए ये वाले प्रोटॉन्स हमारे पास एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स इतने डी शील्ड जाते हैं। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो वो है हमारे पास एरोमेटिक प्रोटॉन्स की है। ठीक है, एरोमेटिक प्रोटॉन्स में हम लोग मोस्टली क्या ले रहे होते हैं, बेंजीन ले रहे होते हैं। और जब भी बेटा आप लोग देखोगे आपको 6 to 7 ppm की रेंज में एरोमेटिक प्रोटॉन्स की जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलेगी। और मोस्टली आप लोग देख लो तो 7 point समथिंग ppm की रेंज में आप लोगों को जो है वो बेंजीन के प्रोटॉन्स की जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिलती है। ठीक होगी बात। और इसमें भी कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, क्यों ये डाउन फील्ड चाहते हैं, और इसमें भी मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी का इफेक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है कि आपके देखो ये पाए ये यहाँ पे जो आपके सारे प्रोटॉन्स जुड़े होते हैं और हम इन प्रोटॉन्स को कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, इन प्रोटॉन्स को हम लोग कंसिडर करते हैं तो आप लोग चेक करोगे कि यहाँ पे ये सारी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इनकी सर्कुलेशन से हमारे पास ये आप लोग चेक करो तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये यहाँ से बाहर जाती है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और ये सारे आप लोग चेक करोगे तो ये वाले प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये ऐसे बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, ये देखें ये वाले प्रोटॉन, तो आप लोग देखोगे कि ये आपका B0 भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और आपका ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आई होप अब ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि ये आपका B इंड्यूस्ड जो है वो आपके B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो सपोर्ट कर रहा है,
جس کی وجہ سے آپ کے یہ والے پروٹونز جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے ہیں، ڈی شیلڈ ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کو ڈاؤن فیلڈ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ میگنیٹک اینڈ آئسوٹروپی کا افیکٹ جو ہے وہ انوالو ہے. ٹھیک ہوگی بات، یہ کلیئر ہوگی بات یہاں تک. تو یہ میگنیٹک اینڈ آئسوٹروپی سے ریلیٹڈ ساری جو تھیں آپ کے پاس ایگزامپلس تھیں.